न्यू सेंटर्स ऑफ पावर पार्ट नंबर 2। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट में मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो सीधा चालू करते हैं ना पार्ट नंबर 2 के साथ। इसमें दो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम आसियान को देखेंगे और सेकंड नंबर पर हमारा जो नया टॉपिक सार्क एड हुआ है उसके बारे में पूरा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। अच्छे से देखते हैं, पूरा एनसीईआरटी हम करेंगे, आपको इसका एनसीईआरटी खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है आसियान। तो आसियान का फुल फॉर्म याद रखिएगा यार, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये बहुत बार 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है कि आसियान का फुल फॉर्म आप बताइए। तो भाई इसमें बोला क्या है, पॉलिटिकल मैप में आप देखिए दुनिया के, उसमें आप बताइए कि साउथ ईस्टर्न रीजन जो हमारा एशिया का है वहां पर कौन सी कंट्री हमें देखने को मिल जाती। यार अगर हम बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले की और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की, उस समय जो ये रीजन है ना एशिया का, जो साउथ ईस्टर्न रीजन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिल रहे थे। और इन कॉन्सिक्वेंसेस का रीजन था यार यहाँ पर जो बार बार हमें कॉलोनियलिज्म देखने को मिल रहा था। मतलब यूरोपियन साइड से और जापानीज साइड से, दोनों साइड से हमें कॉलोनियलिज्म देखने को मिल रहा था। इन लोग इन पर कैप्चर कर रहे थे, इनको इन्वेड करके इनको अपनी कॉलोनी में कन्वर्ट कर रहे थे। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही थी। इसके बाद भाई जब वॉर हमारी खत्म हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड आया, उसके बाद भाई इनके सामने बहुत मेजर मेजर प्रॉब्लम आ गई थी। सबसे पहले नेशन बिल्डिंग की प्रॉब्लम आ गई थी यार, कि एक नेशन को अच्छी तरीके से हमें बिल्ड कैसे करना है। उसका जो पॉवर्टी थी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी, उसको कैसे ठीक करना है। उसके बाद भाई जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, आप सबको पता है कोल्ड वॉर का फेज आ गया था। तब कोल्ड वॉर में एक अलग प्रेशर आ गया था कि अलायंस ज्वाइन करना पड़ेगा, पहला वाला ज्वाइन करना है, दूसरा वाला करना है, सब फोर्स कर रहे थे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही। तो वजह एकदम से इनमें इतनी सारी चीजें हो रही थी, मतलब पूरे अगर वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, इतना प्रेशर था, खुद को सही से तरीके से एक अच्छा स्टेट बनाना था। तो साउथ ईस्ट हमारा जो एशिया था पूरी तरीके से डूब गया था। समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करें, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही। फिर इसके बाद ना यार हमें पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे एफर्ट्स भी देखने को मिल रहे थे। हमारा एशिया रीजन हो गया, हमारा थर्ड वर्ल्ड, हमने जैसा कि देखा था फर्स्ट वर्ल्ड में हमारा यूएसए, उसका अलायंस आता है। सेकंड में हमारा यूएसएसआर और उसका अलायंस आता है, और थर्ड में जिनने दोनों को ज्वाइन नहीं किया। कोल्ड वॉर के समय ऐसी चीजें बोली जाती थी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड वर्ल्ड। आज की डेट में बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज के अंडर में आती हैं। तो भाई यहाँ पर बहुत सारे एफर्ट देखने को मिल रहे थे। जैसे कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, हमने इसके बारे में पढ़ा, एक एफर्ट ये देखने को मिला। फिर बैंडुंग कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, हम आगे वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे। यहाँ पर एशिया की बहुत सारी कंट्री, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्री आई थी, जिसमें हम यूनिटी ला सके, यूनिटी बनाने के लिए ये चीज करी गई थी। तो ये कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिला। लेकिन इतने सारे एफर्ट हो रहे थे ना, लेकिन फिर भी ये इनइफेक्टिव थे। भाई सोचा जा रहा था कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा तरीका एस्टेब्लिश कर सकें जिसकी मदद से हम इंटरेक्शन कर सकें और इनफॉर्मल वे में हम कोऑपरेशन कर सकें। भाई फॉर्मल तो हर जगह देखने को मिल जाता है, लेकिन एक इनफॉर्मल भी होना चाहिए जब खुलकर बात कर सके। तो ऐसी चीजें देखने को नहीं मिल रही। तो भाई इसका अल्टरनेटिव ढूंढा हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने। उनने एक नई चीज एस्टेब्लिश करी जिसको आज की डेट में हम आसियान बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये इन्हें एस्टेब्लिश किया, याद करिएगा। तो भाई अगर हम आसियान की बात करते हैं तो 1967 में एस्टेब्लिश हुआ था। 5 कंट्री ने मिलकर किया था, जिनका नाम था इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? जब इनने बैंकॉक डिक्लेरेशन को साइन किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंकॉक डिक्लेरेशन को साइन करने के बाद हमारा 1967 में आसियान एस्टेब्लिश हुआ था। अगर हम इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, सबसे पहला है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको एक्सेलरेट करना है, उसको आगे बढ़ाना है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ की मदद से हम हमारा सोशल प्रोग्रेस भी करेंगे, साथ ही साथ कल्चरल डेवलपमेंट भी करेंगे। तो ये बात आ रही थी। और फिर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो वो ये था कि जो इनका रीजनल एरिया है वहां पर ये पीस और स्टेबिलिटी प्रमोट कर पाए, साथ ही साथ रूल ऑफ लॉ हमें यहाँ देखने को मिले। उसका यूनाइटेड नेशन चार्टर के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको भी ये फॉलो कर पाए और अपने पूरे रीजन में लेकर आ पाए। तो ये चीज देख रही थी, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, कोऑपरेशन की कर रहे हैं, लॉस की बात कर रहे हैं, तो एक अच्छा कोऑपरेशन बनाने की बात इन लोग कर रहे थे। ये ऑब्जेक्टिव हमें इसके देखने को मिल जाते हैं। फिर जैसे जैसे साल आगे बढ़ते गए तो और मेंबरों ने इसको ज्वाइन किया, और आज की डेट में आसियान में टोटल 10 मेंबर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। नए कौन से मेंबर है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ब्रूनी दरुसलम हमें देखने को मिलता है, फिर वियतनाम हमें देखने को मिलता है, फिर लाओ पीडीआर, फिर म्यांमार जिसको पहले बुर्मा बोलते थे, और कंबोडिया हमें देखने को मिलता है। फिर ये सारे नाम यार हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए मैं आपके लिए एक ट्रिक भी लेकर आ गया हूँ, जो है टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस। टी से थाईलैंड, बी से वियतनाम, सी से कंबोडिया, एल से लाओ पीडीआर, आई से इंडोनेशिया, पी से फिलीपींस, एम से मलेशिया, बी से बुर्मा, बी से हमारा ब्रूनी दरुसलम और एस से सिंगापुर। यहाँ पर ऑफ बस हमारा साइलेंट रहेगा, बाकी टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस आप याद रख सकते हैं। एक इजी सा तरीका है पूरे नाम याद करने का, क्योंकि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं।
फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं यार ईयू की, हमने जैसा ईयू के बारे में पढ़ा वो पूरा एक सुप्रा नेशनल, मतलब उसका जो भी इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ बाउंड्री तक सीमित नहीं है, उसके बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स इंस्टीट्यूशन हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम आसियान की बात करते हैं यार, तो इन सब चीजों के लिए बहुत लिटिल डिजायर उसके अंदर है, ज्यादा डिजायर हमें देखने को नहीं मिलती है। इसके बाद यार हमारे सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है आसियान वे, और बोर्ड में इसका क्वेश्चन भी आता है। भाई देखिए, आसियान के जितने भी कंट्री मेंबर है ना, ये जब इंटरेक्शन करते हैं तो इनके इंटरेक्शन इनफॉर्मल हमें देखने को मिलते हैं, मतलब फॉर्मल नहीं रहेंगे, एकदम इनफॉर्मल तरीके से खुलकर आप बात कर सकते हो। नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट रहेंगे, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आप खुलकर बात कर रहे हो लेकिन सब एक दूसरे को समझेंगे, साथ ही साथ एकदम कोऑपरेटिव रहते हैं। तो जो इनका ये तरीका आता है ना, इसको आसियान वे बोला जाता है। तो कभी भी आपको बोर्ड में क्वेश्चन आता है व्हाट इज आसियान वे, तो लिखिएगा इट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन दैट इज इनफॉर्मल, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट एंड कोऑपरेटिव। अगर आप ये लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद भाई यहाँ पर एक और बहुत बड़ी चीज है, आसियान की अगर फंक्शनिंग की हम बात करते हैं, सबसे बड़ी चीज यहाँ पर आ जाती है कि हर नेशनल सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब हर नेशन की जो फ्रीडम है, जो उनकी खुद की गवर्नमेंट है, इन सब की इन लोग रिस्पेक्ट करते हैं, किसी की भी डिसरिस्पेक्ट ये नहीं करते हैं अपने मेंबर की। तो ये हमें देखने को मिल जाता है। फिर इसके बाद यार हमें ये देखने को मिलता है कि आसियान की जो इकोनॉमीज है ना, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, इसके मेंबर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो अब इसने ना अपने ऑब्जेक्टिव्स को और ब्रॉड किया है, अब ये इकोनॉमिक और सोशल स्फीयर से भी आगे बढ़ा है। हम अगर 2003 की बात करते हैं, तो आसियान ने हमारे यूरोपियन यूनियन के पाथ को फॉलो किया है और अग्री किया है एस्टेब्लिश करने के लिए आसियान कम्युनिटी। ये आसियान कम्युनिटी का क्वेश्चन बोर्ड में हमें बहुत बार देखने को मिल जाता है, 6 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, इसको अच्छे से देखिएगा। आसियान कम्युनिटीज में टोटल हमें 3 पिलर देखने को मिलते हैं, वो है आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी और आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, बोर्ड में अगर 6 मार्क्स में आता है तो आपको फ्लो चार्ट में तीनों पॉइंट लिखने पड़ेंगे और इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम भाई आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी बात करते हैं, तो भाई इसका सिंपल ये है यार कि जितनी भी हमारी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं उनको हम पीसफुल वे में सॉल्व करेंगे और फ्री में, इनके चक्कर में हम आर्म्ड कन्फ्रंटेशन की ओर नहीं बढ़ेंगे, मतलब हमें हमारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट के चक्कर में लड़ाई नहीं करना है, इस तरफ ये पूरा देखता है। उसके बाद अगर हम 2003 तक की बात करते हैं, तो आसियान ने बहुत सारे अग्रीमेंट साइन कर लिए हैं अपने मेंबरों के साथ, जहां पर इन्हें प्रॉमिस किया है कि पीस बनाए रखेंगे, न्यूट्रलिटी को फॉलो करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे, नॉन इंटरफेरेंस रहेगा इनका, कि काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और हर कंट्री के जो डिफरेंसेस हैं, उनके जो सोवरेन राइट्स हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। ये चीज हमें देखने को मिलती है। उसके बाद आसियान रीजनल फोरम, ये भी आपको 1 मार्क में आता है, तो याद रखिएगा ARF का फुल फॉर्म होता है आसियान रीजनल फोरम। ये 1994 में एस्टेब्लिश किया गया था। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम है यार कि सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी में कोऑर्डिनेशन को देखता है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बनाने का ये काम करता है। उसके बाद अगर हम आसियान की बात करते हैं, तो जैसे हमने EU के बारे में पढ़ा था कि वो पहले इकोनॉमिक यूनियन था, फिर धीरे धीरे पॉलिटिकल में बढ़ता चला गया। हमारा आसियान अभी भी इकोनॉमिक एसोसिएशन ही है, प्रिंसिपली अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक एसोसिएशन ही हमें देखने को मिलता है। अगर हम आसियान की एज अ रीजन, एज अ होल बात करते हैं यार, इसकी इकोनॉमी बाकी कंट्री से अगर हम कंपेयर करते हैं, बाकी यूनियन से कंपेयर करते हैं, जैसे US हो गया, EU हो गया, जापान हो गया, तो इनके कंपैरिजन में बहुत छोटी है, लेकिन इन सबसे ज्यादा तेज आगे बढ़ रही है। मतलब अगर ग्रोथ की बात करते हैं तो इन सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल जाती है, और यही ग्रोथ के कारण यार इसका इन्फ्लुएंस अब हर जगह बढ़ता जा रहा है। अपने रीजन में तो बढ़ ही रहा है, लेकिन बाकी कंट्रियों में भी इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाता है। फिर अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं आसियान की इकोनॉमिक कम्युनिटी की, तो वो ये है यार कि कॉमन मार्केट और प्रोडक्शन बेस क्रिएट करना चाहते हैं अपने रीजन में ही, कि हमारा खुद का एक कॉमन मार्केट हो, प्रोडक्शन बेस हो, इनका एक बहुत बड़ा एम है। साथ ही साथ फिर ये सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अपना रीजन का चाहते हैं कि यार ये सब चीजें करके हमें मदद होगी, ताकि हम एक अच्छा सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने रीजन में कर पाएंगे, ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद इकोनॉमिक कम्युनिटी ये भी चाहती है यार कि यहाँ के इकोनॉमिक जितने भी डिस्प्यूट हैं, यहाँ के मेंबरों में इकोनॉमिक वे में जितनी लड़ाई हो रही है, तो जो उसको ठीक करने के इनके पुराने मैकेनिज्म था, पुराना तरीका था, उसमें ये इंप्रूवमेंट ला पाए, ताकि डिस्प्यूट को जल्द से जल्द खत्म कर पाए और एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाए। तो इस पर ये पूरा काम करता है। उसके बाद आसियान ने बहुत ज्यादा फोकस किया है फ्री ट्रेड एरिया, FTAs को हम बोलते हैं, कि हम फ्री ट्रेड एरिया क्रिएट कर पाए, जहां पर इन्वेस्टमेंट और लेबर और सर्विसेज हमें देखने को मिल सकती है। फ्री ट्रेड एरिया का सिंपल मीनिंग होता है, जैसे सपोज करिए इंडिया और चाइना ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करके फ्री ट्रेड एरिया बनाया, तो फ्री ट्रेड एरिया में सिंपल क्या होता है, ट्रेड कर सकते हैं, जहां पर जितने भी टैरिफ्स, हमारे टैक्स लगते हैं, बैरियर्स हैं, उनको बिल्कुल रिड्यूस कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा तरीका होता है। तो फ्री ट्रेड एरिया की इनने पूरी बात करी है। और US और चाइना की अगर हम बात करते हैं, तो बिल्कुल इच्छुक के तुरंत ही आगे बढ़ गए नेगोशिएट करने के लिए कि आसियान के साथ कैसे हम FTA जो है वो पूरी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, फ्री ट्रेड एरिया हम बना सकते हैं, ये हमें देखने को मिलता है।
उसके बाद अगर हम आसियान की बात करते हैं तो ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने बनकर आ जाता है। अगर हम विजन 2020, हालांकि अब 2021 आ गया है, तो भी यही विजन आप मानिए क्योंकि हमारा एनसीईआरटी यहीं पर अभी चलता है। तो विजन 2020 की बात करते हैं यार, इसका मेन ये है कि अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक आउटवर्ड लुकिंग रोल के सामने आएगा, मतलब ये बाहर की तरफ अब ज्यादा देखेगा, अपने रीजन पर सिर्फ काम नहीं करेगा, बाकी कंट्री को भी इन्फ्लुएंस करेगा, बाहर भी देखेगा क्या दुनिया में चल रहा है, कैसे हम अपना योगदान दे सकते हैं, प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और बाकी पूरा कोऑपरेशन कर सकते हैं। तो एक आउटवर्ड लुकिंग रोल हमारा देख रहा है विजन 2020 में, याद रखिए। और अगर हम बात करें एकदम इंटरनेशनल कम्युनिटी की कैसे आसियान बात करता है, तो आसियान का पहले से रहा है, ये कभी भी कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा नहीं देता है। इसका कहना है हमें हर चीज के लिए नेगोशिएशन करना चाहिए, नेगोशिएशन करके बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम देख सकते हैं। तो यही सोचकर ये इंटरनेशनल उसमें भी आगे बढ़ना चाहता है, अपना इन्फ्लुएंस दिखाना चाहता है, साथ साथ प्रॉफिट भी देख रहा है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो आसियान ने बहुत सारी चीजें ऐसे करी है नेगोशिएट कर कर, बहुत जगह पर इसने वॉर कम या खत्म करवाने का ट्राई किया है। जैसे कि कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट को इसे पूरी तरीके से खत्म करवा दिया। ईस्ट तिमोर जो हमारे क्राइसिस है उसको बहुत तरीके से रोकने का इसने प्रयास किए हैं। साथ ही साथ इन्हें एनुअली मीट करते रहते हैं ईस्ट एशियन कोऑपरेशन को डिस्कस करने। तो ये पूरा हमें देखने को इसमें मिल जाता है। इसके बाद अगर हम अभी करंट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि भाई आसियान को अभी ऐसा क्या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलता है, तो भाई इसका ये एक सबसे पहला तो इसकी एक इकोनॉमिक पावर अभी आगे बहुत बढ़ गया है। साथ ही साथ चाइना हो गया, इंडिया हो गया, इसके साथ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिलेशन बहुत अच्छे हैं। इन लोग पार्टनर है इन चीजों में, तो भाई इससे अपने आप ही एक अट्रैक्टिव बनकर सामने आता है कि भाई हमारे एशिया की इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है, हमारा इंडिया हो गया, चाइना हो गया, उनके साथ ये पार्टनर है कई चीजों में। तो ये एक चीज देखने को मिलती है। उसके बाद यार अगर हम कोल्ड वॉर के समय की बात करते हैं, तो कोल्ड वॉर के समय में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में आसियान के लिए कोई इतनी बड़ी जगह नहीं थी। उस समय हम इतना अटेंशन आसियान को नहीं देते थे, लेकिन अभी समय के साथ हमने चेंज किया है और हम इसमें ट्राई कर रहे हैं कि आसियान के साथ अच्छे रिलेशन हम रख सकें। ये चीज हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं ट्रेड अग्रीमेंट्स की, तो इंडिया ने 3 आसियान मेंबर्स के साथ साइन किया है, जैसे कि मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड। इनके साथ हमने साइन कर लिया एग्रीमेंट ट्रेड का। ये एक अच्छी चीज हमें देखने को मिलती है। उसके बाद आसियान इंडिया एफटीए हमें देखने को मिल जाता है, फ्री ट्रेड एरिया हमको देखने को मिल जाता है। ये 2010 में इफेक्ट में आ गया था। तो अपने आप में हमें समझ में आता है आसियान और इंडिया के कितने अच्छे रिलेशन हमें देखने को मिल रहे हैं। उसका लेकिन फिर भी हम देखें आसियान की रियल स्ट्रेंथ कहाँ लाया करती है, तो ये है यार कि जो इसकी पॉलिसीज हैं इंटरेक्शन करने की, कंसल्टेशन की, अपने खुद के मेंबरों के साथ, अपने पार्टनर के साथ या कोई नॉन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिस तरीके से ये कंसल्ट करता है, उनके साथ इंटरेक्ट करता है, ये इसकी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है। बहुत अच्छे तरीके से ये सारी पॉलिसीज को फ्रेम करता है। तो मेन ये हमें इसकी पावर देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं रीजनल एसोसिएशन की एशिया में, तो एक मात्र ऐसा एसोसिएशन है यार जो एक ऐसा पॉलिटिकल फोरम प्रोवाइड करता है जहां पर एशियन कंट्रीज, हमारी मेजर पावर्स, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कंसर्न को भी डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है कि आप पॉलिटिकल सिक्योरिटी कंसर्न भी डिस्कस कर रहे हो, लेकिन ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। एक बहुत अच्छा आसियान का ये हमें देखने को मिल जाता है। तो हमारा इतना ही आता है इस टॉपिक में। अब हमारा अगला टॉपिक आता है सार्क। हमारा जो अगला चैप्टर है कंटेम्पररी साउथ एशिया, उसमें सार्क के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाती, लेकिन उतनी काफी नहीं है क्योंकि नया टॉपिक ऐड हुआ है, तो थोड़ा मैंने मन से भी इसमें चीजें ऐड करी हैं। इनको पढ़ लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है, इसके बाद आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी का भी डाला है और एक्स्ट्रा भी मैंने डाला है। तो ये सबसे पहले जान ले आखिर ये सार्क होता क्या है। तो सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसको हम सार्क बोलते हैं। ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और एक जियो पॉलिटिकल यूनियन है हमारे साउथ एशिया स्टेट्स का। अब इंटर गवर्नमेंटल मतलब क्या होता है, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। और जियो पॉलिटिकल मतलब होता है जहां पर हम इंटरनेशनल रिलेशन की पॉलिटिकल सेंस में बात कर रहे हैं, जिसको इन्फ्लुएंस करते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। मतलब ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से हमें एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देखने को मिलता है, जिसका एक यूनियन बना दिया गया। कुल मिला के बात है, सीधे साउथ एशिया हम रीजन की बात कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी तो आ ही जाएगी और पॉलिटिक्स भी आ ही जाएगा। तो ये हमें पूरा देखने को सार्क के बारे में मिलता है। अब इसके मेंबर हमें पता होना चाहिए। तो इसके मेंबर हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसकी भी मैं ट्रिक लेकर आ गया हूँ, MBBS पिन वही है। ए से अफगानिस्तान, बी से बांग्लादेश, एस से श्रीलंका, आई से इंडिया, एम से मालदीव, बी से भूटान, पी से पाकिस्तान और एन से नेपाल। तो ट्रिक आप दोनों याद कर लीजिएगा, आपको बोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब अगर हम बात करते हैं बस सार्क फाउंड कब हुआ था, तो 8 दिसंबर 1985 ढाका में ये फाउंड हुआ था। अगर इसका हम सेक्रेटेरिएट मतलब यहाँ के अगर हम बात करते हैं कि इसका कोई फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कहाँ पर है,
तो वो हमें काठमांडू नेपाल में देखने को मिल जाता है। अगर हम सार्क की बात करते हैं यार, तो एक रीजनल बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव हमें देखने को मिलता है साउथ एशियन स्टेट्स का, जिनने बोला यार कि हम मल्टीलैटरल मींस के तरीके से कोऑपरेशन लेकर आ पाएंगे। मल्टीलैटरल मतलब क्या होता है, जहाँ पर 3 या 3 से ज्यादा गवर्नमेंट अग्री करती है, उससे ज्यादा स्टेट अग्री करते हैं। तो एक मल्टीलैटरल मीन हमें देखने को मिलता है जहाँ पर ये लोग कोऑपरेशन की पूरी बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के आप बोल सकते हैं एक पूरे कोऑपरेशन के लिए बनाया गया है, एक यूनिटी के लिए बनाया गया साउथ एशियन हमारे स्टेट्स के लिए। इसके बाद अगर हम सार्क के मेंबर्स की बात करते हैं यार, तो इन्हें साफ्ता साउथ एशियन फ्री ट्रेड्स अग्रीमेंट साइन किया था, जिसने प्रॉमिस किया था कि लोग फ्री ट्रेड जोन बनाएंगे पूरे साउथ एशिया के लिए। फ्री ट्रेड जोन मतलब भैया वही जहां पर टैक्स बिल्कुल रिड्यूस कर दिया है, पूरी तरीके से खत्म कर दिए हैं, ऐसी इनकी पूरी बात चल रही। तो ऐसा हम फॉर्म करेंगे, फ्री ट्रेड जोन हम बनाएंगे। तो हो सकता है यार इसकी मदद से हमारे साउथ एशिया में पूरा एक नया चैप्टर पीस और कोऑपरेशन का इवॉल्व होता हुआ हमें देखने को मिले। लेकिन ये जब भी पॉसिबल है यार, जब इस रीजन का हर एक मेंबर अलाउ कर दे यार कि हम फ्री ट्रेड कर सकते हैं क्रॉस द बॉर्डर। एक बड़ी चीज हो जाती है और यही एक हमारी स्पिरिट है साफ्ता के पीछे, कि भाई हम फ्री ट्रेड एरिया बना पाए पूरे हमारे इस रीजन में। तो यह हमें देखने को मिलता है। इस अग्रीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 2004 में साइन हुआ था और 1 जनवरी 2006 में ये इफेक्ट में आ गया था। बिल्कुल याद रखिएगा। अगर हम साफ्ता के मेन एम की बात करते हैं तो ये वही है कि कैसे हम ट्रेड टैरिफ्स मतलब हमारा जो ट्रेड में टैक्स लगता है उसको कैसे हम कम कर सकते हैं। लेकिन यार अगर हम इसमें साफ्ता की बात करते हैं तो बहुत सारे हमारे नेबर का कहना है, उनको डर लगता है कि इंडिया का एक तरीका है, इसे इंडिया इस रीजन के मार्केट को इन्वेड करना चाहता है, मार्केट में घुसकर उस पर कब्जा करना चाहता है, हमारी सोसाइटी और पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करना चाहता है। मतलब अपने कमर्शियल जो इसके वेंचर्स रहेंगे, जो इसका कमर्शियल प्रेजेंस रहेगा, इससे पूरी हमारी कंट्रीज को ये इन्फ्लुएंस कर, ये उनको डर बना रहता है। लेकिन इंडिया का कहना है यार ये इस तरीके से हम अगर साफ्ता को फॉलो करते हैं तो सबका इकोनॉमिक बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रेड एकदम से बढ़ेगा और इसी बहाने हमें मौका मिलेगा कि हम और अच्छे से पॉलिटिकल इशू में भी कोऑपरेट कर पाए। भाई सिंपल सी बात है, अब आप किसी भी तरीके से अगर साथ में काम कर रहे हो तो आपका साथ में कोऑपरेशन बढ़ता है, इसी चक्कर में पॉलिटिकल इश्यूज पर भी हम बात कर पाएंगे। लेकिन इंडिया में कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि यार जो साफ्ता है वो इंडिया के लिए वर्थ इट नहीं है, क्योंकि इंडिया पहले से बायलैटरल अग्रीमेंट में है भूटान, नेपाल और श्रीलंका के साथ। तो जब हम पहले से कुछ कंट्रीज के साथ है तो फ्री में साफ्ता का नाटक हमें क्यों करना है, ये कुछ हमारी कंट्री का कहना हो जाता है। तो इसी के साथ यार ये वाला वीडियो का हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट बस आप कमेंट पूछ सकते हैं एंड इसके लिए पार्ट नंबर आपको मिल जाएगा। बाकी मैं तो मिलता रहूंगा आने वाली वीडियो में, तब तक साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगरिया, बाय बाय।